जमाल ने फातिमा को शादी की पेशकश तो कर दी थी, लेकिन अपने घर वालों से अभी तक फातिमा के बारे में बात नहीं की थी। लेकिन इसे फातिमा बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई औरत लगती थी, जो कि इन हालात में भी दिन रात मेहनत कर रही थी और अपने बेटे की अच्छी तरबियत करना चाहती थी। इसे हर सहूलत दे रही थी और काम भी बड़ी मेहनत से कर रही थी। जमाल को पहले ही नज़र में फातिमा अच्छी लगती थी, क्योंकि वो आम लड़कियों की तरह ना तो फैशन करती थी और ना ही मर्दों के साथ ज़्यादा फ्री होने की कोशिश करती थी। सिर्फ काम से काम रखती थी और जमाल से अब तक इसने कभी कोई मजाक नहीं किया था। इससे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश नहीं की थी। अगर जमाल बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश करता भी तो वो इसे जवाब दे देती थी। एक लिहाज था जो इन दोनों के बीच में रहता था, इसे वो कभी भी पार नहीं करना चाहती थी और यही बात जमाल को मुतासर कर गई थी। एक असद था जो जमाल से बेलौस मोहब्बत करने लगा था और जमाल भी इसे बहुत चाहने लगा था। अभी तक फातिमा ने इसे जवाब नहीं दिया था। वो चाहता था कि फातिमा इसे कोई पॉजिटिव जवाब दे तो वो अपने घर वालों से बात करे, लेकिन फातिमा के दिल में आमिर की मोहब्बत घर कर चुकी थी और वो इसी के नाम सारी ज़िंदगी गुजार देना चाहती थी। मसला सारा असद का था। इसे जमाल अगर 2 दिन भी नज़र ना आता तो वो बेचैन सा होने लगता। फातिमा असद को बार बार समझाने की कोशिश करती कि वो इसका अंकल है और वो जमाल से ज़्यादा दिल ना लगाए, लेकिन असद को जमाल से बाप जैसी मोहब्बत मिलती थी, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाता था। जमाल आज भी असद के लिए खिलौने और चॉकलेट्स लेकर आया था, लेकिन जैसे ही फातिमा ने दरवाज़ा खोला, फातिमा के माथे पर बाल पड़ चुके थे, लेकिन इससे अंदर आने से रोक नहीं सकी। असद जमाल को देखते ही भागता हुआ इसके पास आया था, इसके साथ लग गया, कहने लगा, अंकल आप 2 दिन के बाद क्यों आए हैं? मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। जमाल ने खिलौने साइड पर रखे और असद को अपनी गोद में भर लिया, कहने लगा, अंकल की जान हो तुम। अंकल ने भी तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन अब क्या करूं, काम भी में बिज़ी था। ये देखो तुम्हारे लिए चॉकलेट्स और खिलौने लेकर आया हूं। असद खुश हो गया। बड़े हक से वो जमाल की गोद में बैठता था। फातिमा ने इस बार जमाल को चाय तक नहीं पूछा था, अपने कमरे में ही बैठी रही, बेहद परेशान थी। जो जमाल चाहता था वो इसके लिए मुश्किल था। 2 घंटे जमाल असद के साथ लाउंज में बैठा रहा, लेकिन एक बार भी फातिमा ने आकर इसे पानी शरबत तक नहीं पूछा था और वजह वो जानता था, इसलिए खुद किचन में चला गया। असद से कहने लगा, आज अंकल तुम्हारे लिए अपने हाथ से पास्ता बनाकर खिलाएंगे। असद खुश हो गया। जमाल ने पास्ता बनाया और फिर असद से कहने लगा, जाओ अपने मामा से कहो कि वो भी खाना खा लें। असद फातिमा के कमरे में आ गया, कहने लगा, मम्मा चलो ना, अंकल ने पास्ता बनाया है, मिलकर खाते हैं। फातिमा के लाख इनकार कर पर भी वो इसे बाहर ले आया। फातिमा जमाल की नज़रों से दस्तबज़ब का शिकार हो रही थी। असद जमाल के साथ बैठ गया। जमाल खाने के दौरान भी फातिमा के माथे पर पड़े बल देख रहा था। फिर असद से कहने लगा, आप अपने खिलौनों से खेलो, मुझे आपकी मम्मा से कुछ बात करनी है। असद अपने खिलौनों से खेलने लगा। जमाल ने गहरी सांस ली, कहने लगा, फातिमा आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो कहने लगी, मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, आप प्लीज़ मेरे बेटे से दूर ही रहा करें। वो कहने लगा, आपके इनकार की वजह जान सकता हूँ? क्या बुराई है मुझ में? शराबी नहीं हूँ, किसी किस्म का नशा नहीं करता, कमाता भी अच्छा हूँ, औरतों की इज्जत भी बहुत करता हूँ और आपकी इज्जत मेरे दिल में किस कदर है मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे ये भी तो पता चले कि मुझे रिजेक्ट क्यों किया गया है, मुझ में बुराई क्या है। फातिमा कहने लगी, आप में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं अपने शौहर के नाम पर सारी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। वो कहने लगा, इस्लाम ने आपको हक दिया है फातिमा, आप दूसरी शादी कर सकती हैं। फातिमा कहने लगी, आपने क्या अपनी फैमिली से पूछा है? क्या वो आपको एक बेवा से शादी की इजाज़त देंगे? इस सवाल पर जमाल कुछ देर खामोश सा हो गया था, फिर कहने लगा, मैं आपके जवाब का मुंतज़िर था। अगर आप रज़ामंदी दें तो मैं आज ही अपनी वालदा से बात कर लूँगा। फातिमा कहने लगी, वो आपके लिए किसी बेवा औरत को पसंद नहीं करेंगी। जमाल, कोई भी माँ ऐसा नहीं चाहती। हमारे माशरे में बेवा से शादी सिर्फ वही लोग करते हैं जिनकी बीवियाँ मर चुकी हों या वो खुद
उम्र रसीदा हो चुके हों और इन्हें संभालने वाला कोई ना हो। कोई कुंवारा शख्स अपने लिए बेवा औरत का इंतखाब नहीं करता, अगर कर भी ले तो इसकी फैमिली से इजाज़त नहीं देती। इसलिए बेहतर यही है ना आप ख़ुद को मुश्किल में डालें और ना मुझे, और प्लीज़ मेरे बच्चे से दूर रहा करें, इसे अपना आदी मत बनाएं। ये सुनकर जमाल परेशान हो गया था, सोच में पड़ गया। फ़ातिमा के घर से जाने के बाद इसने अपनी वालदा से जब फ़ातिमा का जिक्र किया तो इसकी वालदा हद से ही उखड़ गई थी। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं, तुम बेवा औरत से शादी करना चाहते हो? जमाल कहने लगा, अगर वो बेवा है तो इसमें इसका तो कोई कसूर नहीं। वो जवान है, खूबसूरत है, कम उम्र भी है, आदत की भी बहुत अच्छी है। अम्मा, इसमें हर वो खूबी है जो कि मैं अपनी बीवी में देखना चाहता हूँ। इसकी माँ गुस्से से इसे घूरने लगी, कहने लगी, एक बच्चे की माँ है वो। जमाल कहने लगा, तो क्या हुआ? इसमें ना तो इसका कोई कसूर है ना ही इस बच्चे का। अगर इसके शोहर की हादसाती मौत हो गई तो इसमें वो कहाँ कसूरवार है? इसकी वालदा कहने लगी, लेकिन ये माशरा हमें जीने नहीं देगा। तुम्हें क्या लगता है ये सब आसान होता है? लोग मुझसे सौ सौ सवाल करेंगे, तुम्हारे बेटे में ऐसे भी कौन से ऐप थे जो तुम एक बेवा लड़की को बहू बनाकर ले आई हो? ऐसी लड़कियों से शादी ज़्यादातर शादीशुदा लोग ही करते हैं जिनकी बीवियां मर चुकी हों, या वो कंवारे मर्द जो कम कमाते हैं और बेवा औरत अच्छी खासी पैसे वाली हो और इसे सपोर्ट कर सके। जमाल, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, खूबसूरत हो, हैंडसम हो, अच्छा कमाते हो। तुम तो जिस खूबसूरत लड़की की तरफ इशारा करो इसके घर वाले हंसकर तुम्हें रिश्ता दे देंगे और तुम एक बेवा के पीछे पड़े हो। जमाल कहने लगा, अम्मा आपको क्या हो गया है? मुझे नहीं लगता कि आप इस किस्म की सोच के मालिक होंगी। इसकी वालदा कहने लगी, भाई हम तो ऐसी ही सोच के मालिक हैं, अपनी नई सोच तुम अपने हद तक रखो। वैसे भी मैं तुम्हारी बहन जोहरा की नंद से तुम्हारी बात तय कर चुकी हूँ। अच्छी खासी खूबसूरत, पढ़ी लिखी है और जोहरा के ससुराल वाले भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। जमाल कहने लगा, मैं इसकी नंद से शादी नहीं करना चाहता। ये वटे सट्टे की शादी मुझे समझ में नहीं आती। दूसरी बात, फ़ातिमा में ऐसी कोई कमी नहीं कि आप मुझे इनकार करें। और एक बात, इससे मिल तो लें, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई भी ऐसी कमी नज़र आएगी। अम्मा, वो मुझे बहुत पसंद है, प्लीज़ फ़ातिमा के बारे में सोचें। इसने अपनी वालदा का हाथ पकड़ कर कहा था, लेकिन इसकी वालदा ने साफ इनकार कर दिया था। कहने लगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। जमाल उठकर खड़ा होकर कहने लगा, अम्मा मेरा भी आखिरी फ़ैसला है, शादी करूँगा तो फ़ातिमा से करूँगा। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। जमाल की वालदा बहुत परेशान थी, फ़ोन करके सारी बात अपनी बेटी जोहरा को बताई। वो दो हाथ से ही उखड़ गई, कहने लगी, अम्मा क्या वो मुझे मेरे ससुराल में जलील करवाना चाहता है? क्या सोचेंगे सब लोग? कैसा भी कौन सा इसके भाई में ऐप था, किसने वो एक बेवा लड़की से शादी कर ली और ऊपर से इसका बच्चा भी संभालेगा? क्या ये पागल है? इसका दिमाग तो ख़राब हो गया है। अम्मा मुझे तो लगता है इस लड़की ने इस पर कुछ जादू टोना कर दिया है। भला जमाल क्यों ऐसा करेगा? जोहरा की बात सुनकर इसकी वालदा कहने लगी, मुझे भी यही लगता है। कहाँ वो लड़की पाकिस्तान में छोटी सी बुटीक चलाती थी और कहाँ जमाल इसे उठाकर यहाँ ले आया। दुबई में चलो, यहाँ तक तो बात ठीक थी, इसे माली सपोर्ट करने लगा, ये भी मैंने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन अब ये क्या, इसे बहू बनाकर मैं अपने सर पर बैठा लूँ और इसके बेटे को भी? अरे मैं क्यों किसी को औलाद पालने लगी। जोहरा कहने लगी, अम्मी आपको पता है यहाँ पर मेरे ससुराल में सबको यही लगता है कि चंद दिन में आप जमाल का रिश्ता मेरी नंद के लिए लेने आ रही हैं। सब लोग इतने खुश हैं और इस खबर से आपको पता है कि मेरी कितनी इज्जत हो जाएगी। कामरान मुझे अपनी आंखों में बैठाते हैं, अगर इनकी बहन का रिश्ता जमाल से हो गया तो मुझे अपने सर पर बैठाएंगे। आपको पता है ना कामरान जमाल को कितना पसंद करते हैं। और एक ये है कि अजीब बेवकूफ़ाना फ़ैसला कर रहा है। अगर अपने बारे में नहीं सोच सकता तो हमारे बारे में तो सोचे। हमारी माशरे में कितनी इज़्ज़त है और इसका ये फ़ैसला हमें ज़लील कर रख देगा। आपको पता है सौ सौ बातें सुनना पड़ेंगी हम माँ बेटी को कि भाई में ऐसा भी कौन सा नुक्स था कि बेवा को बहू बनाकर घर ले आया है।
सोचे ना अम्मा, हम तो बड़े जलील हो जाएंगे। इसकी वालदा कहने लगी, मुझे भी यही फ़िक्र सताई जा रही है, लेकिन एक जमाल है कि समझने को तैयार ही नहीं। कहता है कि मेरा आखिरी फ़ैसला है, शादी फ़ातिमा से ही करूँगा। ये कहकर अपने कमरे में चला गया। ज़ोहरा कहने लगी, यकीनन इस लड़की ने इसको पट्टियाँ पढ़ाई हैं। इसे अपनी इन बातों पर शर्म नहीं आती। आजकल की बेवा औरतों को भी कैसे मर्दों को घेरना जानती हैं। मैं तो कहती हूँ अम्मा, आप इस लड़के का पता मालूम करें, हम दोनों चलते हैं इसके घर, इससे अच्छा खासा जलील करके आते हैं। वो भी इनकार कर देगी। जमाल की भी अकल ठिकाने आ जाएगी। जमाल की वालदा भी ज़ोहरा की बात से इत्तेफाक करने लगी। दोनों माँ बेटी ने सबसे पहले तो फ़ातिमा की बुटीक का पता मालूम किया, जहाँ वो कपड़े सिलवाती भी थी और बेचती भी थी। जाके वहाँ कहने लगी, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो कहने लगी, जी फरमाइए। दोनों माँ बेटी कहने लगी कि यहाँ नहीं, तुम्हारे घर पर। वो कहने लगी कि मैं रात 8 बजे के बाद ही फारग होती हूँ, आप मेरे घर आ जाइए। फातिमा ही भी यही सोचे हुए थी कि शायद जमाल ने अपनी वालदा और बहन को रिश्ते के लिए भेजा है, लेकिन वो साफ इनकार करना चाहती थी। इसे ये सब मुनासिब नहीं लग रहा था। इसकी वालदा कहने लगी, ठीक है, हम कल 8 बजे तुम्हारे घर आ जाएंगे। फातिमा ने भी हामी भर ली। अगले रोज़ जमाल की वालदा और ज़ोहरा फातिमा के घर चली गई। असद इस वक्त अपने खिलौनों से खेल रहा था। फातिमा ने सबसे पहले इन्हें जूस पेश किया और फिर चाय का पूछने लगी, लेकिन वो कहने लगी कि नहीं, हमने तुमसे बस कुछ देर बात करनी है। फातिमा सामने सोफे पर बैठ गई और कहने लगी, जी कहिए। ज़ोहरा तो जैसे फट पड़ी, कहने लगी, शर्म नहीं आती तुम्हें? जवान लड़कों को फंसाती हो, अपने शोर को तो खा चुकी हो, अब क्या मेरे भाई पर भी नज़र है? देखो, हम तुम्हारी शादी जमाल से किसी भी सूरत नहीं होने देंगे। पता नहीं तुमने इस पर क्या जादू किया है कि वो खूबसूरत लड़कियों को छोड़कर तुम जैसी बेवा के पीछे पड़ा हुआ है। कहता है शादी करूँगा तो फातिमा से करूँगा। अपनी उम्र देखो, एक बच्चे की माँ हो गई हो। वो तुम्हारी जमाल पर नज़र है। एक तो इसने तुम्हारे साथ भला किया, तुम्हें पाकिस्तान से उठाकर दुबई में सेटल कर दिया। तुम्हारा बच्चा यहाँ के बेहतरीन स्कूल में पढ़ रहा है और एक अच्छे फ्लैट में रह रही हो, अच्छा खासा कमा रही हो। ये सारा कुछ जमाल पूरा कर रहा है, वरना तुम जैसी औरतों को पूछता कौन है? ये यतीम खानों के धक्के खाती फिरती हैं, लोगों के घरों में मुलाजमत करती हैं, झूठे बर्तन मांजती हैं, तब जाकर 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। और एक तुम हो, क्या अच्छा तमाशा बनाया है तुमने। मेरी बाई को प्यार के जाल में फंसा कर सारी ज़िंदगी राज करना चाहती हो। जानती हो कि सारी जायदाद का वो अकेला वारिस है। तुम तो 5 उंगलियां घी में डालने के चक्कर में हो। लेकिन याद रखो, लड़की हम माँ बेटी कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। फातिमा इनकी बातें सुनकर जितना भी हैरान होती, इतना कम था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगी, मैं तो आपसे खुद ये कहना चाहती हूँ कि अपने भाई को समझाएं, अपने बेटे को मना करें कि मेरे और मेरे बेटे की जान छोड़ दे। पीछे पड़ा है वो हमारे। और रही बात जमाल से शादी करने की, तो मैं जमाल से क्या किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। अपने दिमाग को साफ रखें तो ज़्यादा बेहतर है कि मैं आपके बेटे के एहसानमंद हूँ कि इसने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। और मैं यहाँ के अखराजात भर रही हूँ, अपने बेटे की फ़ीसें भर रही हूँ, इस फ्लैट का किराया भर रही हूँ, तो मैं अपनी मेहनत के बलबूते पर भर रही हूँ। मैं वहाँ भी अपने बेटे को बहुत अच्छे तरीके से पा रही थी। मैं कोई जाहल गवार लड़की नहीं हूँ जो लोगों के बर्तन मांजूँ। मैं तालीम याफ्ता हूँ और हुनरमंद भी हूँ और अपने हुनर से पैसे कमाती हूँ। मुझे आपके बेटे की कोई ज़रूरत नहीं। मैं इसके बगैर भी अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी सकती हूँ और अपने बेटे को पाल सकती हूँ। खुदा के लिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, अपने बेटे से कहिए कि दोबारा मेरे बेटे के साथ हमदर्दी और प्यार जताने की कोशिश ना करे। रह गई इस बुटीक की बात, तो इस बुटीक का किराया भी मैं भरती हूँ, यहाँ के सारे अखराजात मैं पूरे कर रही हूँ। अगर आपका बेटा मुझे पाकिस्तान से यहाँ लाया है तो इसमें इसका भी अपना भी फ़ायदा और मफाद था, क्योंकि मेरे बनाए हुए कपड़े वो हज़ारों में बेचता है और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा है।
लिहाजा आप लोग यहाँ से जा सकते हैं और अपने बेटे पर खुद नज़र रखें। दूसरों की बहन बेटियों पर इल्ज़ाम लगाना छोड़ दें। बेवा होने का मतलब ये नहीं कि आपका जब जी चाहे, जैसा जी चाहे आप मुझे ज़लील करने के लिए आ जाएं। अगर आपका बेटा मुझसे शादी करना चाहता है तो ये इसका मसला है। मैं इस बात पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं हूँ और आपके बेटे को साफ इनकार कर चुकी हूँ। आइंदा मेरे घर आने से पहले ये मत सोचिएगा कि मैं हर बार आपके साथ लिहाज और नरमी से पेश आऊँगी। अब आप जा सकते हैं। फातिमा ने मैं दो टोक जवाब दिया था और वह सुनती भी क्यों कि इसलिए कि वो जानती थी कि ये माशरा कभी भी ऐसी औरत को कबूल नहीं करता जो बेवा हो और इसकी ख्वाहिश में कोई कमारा लड़का हो। इसकी माँ और बहन का रिएक्शन भी वैसा ही था जैसा कि हर औरत का होता है। ज़ोहरा ने कहा, अम्मा आप जमाल को कुछ नहीं बताएंगी? जमाल को पता चला कि हम फातिमा के घर गए थे और ये सब बातें करके आए हैं तो आपको नहीं पता कि वो क्या तमाशा लगाएगा। और मैं तो समझती हूँ शायद वो लड़की कसूरवार है, लेकिन वो तो खुद इससे शादी करना ही नहीं चाहती। बल्कि आज जमाल से कहिएगा आप फातिमा का रिश्ता लेकर गई थीं लेकिन इसने साफ इनकार कर दिया। इसकी वालदा कहने लगी, हाँ यही ठीक रहेगा। रात को जब जमाल अपने घर वापस आया तो इसकी वालदा कहने लगी, तुम्हारी बात मानकर मैं और ज़ोहरा फातिमा के घर तुम्हारा रिश्ता लेकर गए थे लेकिन इसने तो हमें जलील करके घर से निकाल दिया। कहने लगी कि अपने बेटे से कहें कि मेरा पीछा छोड़ दे। जमाल जानता था कि फातिमा इससे शादी के लिए राज़ी नहीं है, इसलिए चुप सा हो गया। अपनी वालदा से कहने लगा, आपको इसे राज़ी करना चाहिए था। इसकी वालदा कहने लगी, क्या करते? अरे इसने तो हमारा हाथ पकड़ा और हमें घर से बाहर निकाल दिया। ये बात जमाल को कुछ समझ में नहीं आ रही थी। फातिमा कभी भी ऐसे बदतमीज़ी नहीं कर सकती थी। कहने लगा, मेरा दिल नहीं मानता कि वो ऐसा कर सकती है। जमाल दे वालदा रोने लगी। कहने लगी, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? एक तो तुम्हारे कहने पर मैं वहाँ चली गई और इसने मुझे इतना जलील करके भेजा। अब तुम क्या चाहते हो कि जाकर इसके पाँव में पड़ जाऊँ, मिन्नत समाजत करूँ? अरे ज़ोहरा के ससुराल वाले तो तुम्हारे मुंतज़िर हैं कि मैं तुम्हारे लिए इनकी बेटी का रिश्ता मांगने जाऊँ। जमाल कहने लगा, मैं फ़ातिमा से बात करता हूँ। तो इसकी वालदा कहने लगी, तुम क्या चाहते हो? बार बार जलील होना चाहते हो तो जाओ शौक़ से, लेकिन अब मैं इस लड़की के घर रिश्ता लेकर नहीं जाऊँगी। जमाल चुप सा हो गया था। वो फातिमा की बुटीक में आया तो इस वक्त वो 3-4 लेडीज़ को डील कर रही थी जो इसके पुराने ग्राहक थे और इन्हें कपड़े दे रही थी। जमाल को देखकर फातिमा ने इसका प्रॉफिट इसके सामने रख दिया। कहने लगी, ये आपका हिस्सा है। जमाल कहने लगा, मेरी वालदा आपके घर आई थी। ये सुनकर फातिमा ने इसे तीखी नज़र से देखा था। कहने लगी, मैंने आपसे पहले भी मना किया था कि आप ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं, लेकिन शायद आप लोगों को आदत है, समझते हैं कि बेवा है तो बेसहारा है, जैसे चाहें इसे जलील करते रहें। वो फातिमा को हैरत से देखने लगा। कहने लगा, मैं समझा नहीं फातिमा। कहने लगी, अपनी वालदा से जाकर पूछें। मैं बेबस ज़रूर हूँ लेकिन मैंने अपनी इज़्ज़त को बेचा नहीं है कि जिसका जी चाहे वो आए और मुझे जलील करे। मैंने कब आपसे कहा था कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ? कब मैंने आपको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश की? आपकी बहन ने मुझ पर बहुत घटिया इल्ज़ामात लगाए हैं। खुदा के लिए मेरे बेटे का पीछा छोड़ दें। हम माँ बेटे को जीने दें जैसे हम जी रहे हैं। ये सुनकर जमाल शशोपंज में मुब्तला हुआ था। इसकी वालदा की बातें तो कुछ और ही थीं। वो समझ गया था कि ये सारा किया धरा इसकी बहन का है। कहने लगा, फातिमा बाखुदा, मैं नहीं जानता था कि मेरी बहन आपकी दिलज़ारी करेगी। मेरी वालदा ने तो मुझे कुछ और ही बताया, लेकिन आप प्लीज़ मेरे खुलूस पर शक ना करें। मैं सिर्फ असद के लिए ऐसा चाहता हूँ। बेशक आप मुझे दिलो जान से अजीज़ हैं, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन असद मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। और सच पूछें तो मैं भी इसे बहुत चाहता हूँ। आप चाह कर भी इसे बाप की मोहब्बत नहीं दे सकती। वो मोहब्बत जो वो मुझ में तलाश करता है, वो मोहब्बत जो वो मुझ में पाकर खुद को सैराब करना चाहता है। आप अपने लिए ना सही असद के लिए सोचें। बाकी रह गई बात मेरी बहन
اور میری والدہ کی تو انہیں تو میں خود سنبھال لوں گا، آئندہ وہ آپ سے کبھی بدتمیزی نہیں کریں گی۔ اپنے گھر جا کر جمال نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ آپ ایک بیوہ ہو کر ایک بیوہ عورت کو اس قدر ذلیل اور رسوا کرنے جا رہی ہیں، آپ کو شرم نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کل کو یہ وقت فاطمہ زہرا آپا پر بھی آ جائے۔ یہ سن کر اس کی ماں کا کلیجہ پر ہاتھ گیا تھا، کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایسی بات کرتے ہوئے وہ کہنے لگا وقت تو کسی پر بھی آ سکتا ہے، تو کیا آپ چاہیں گی کہ جو سلوک آپ نے فاطمہ کے ساتھ کیا ویسا ہی سلوک لوگ زہرا کے ساتھ کریں؟ خدا کے لیے کسی بے بس انسان کو کی بدوا نہ لیں جو کل کو آپ پر بھاری پڑے۔ یہ سن کر اس کی والدہ بہت گھبرا گئی تھیں، ڈر بھی گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ بیوہ متعلقہ سے شادی کرنا اتنا بڑا عیب ہوتا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیوہ متعلقہ کو سہارا نہ دیکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ جس سے بھی نکاح کیا وہ یا تو بیوہ تھی یا متعلقہ، کوئی بھی کنواری نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایسی عورتوں کو عزت کے قابل سمجھا تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ میں تو اپنے پیارے حبیب کی سنت کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی قباحت ہے۔ آپ معاشرے کو مت دیکھیں تو کسی طور پر بھی راضی نہیں ہوتا، آپ دین کو دیکھیں۔ ہو سکتا ہے میرے اس نیک عمل کے بدلے میں اللہ مجھے بہت بڑی خوشی سے نواز دے۔ رہ گئی بات ان لوگوں کی، تو لوگوں کا کام ہی ہے ایسی باتیں کرنا۔ جمال کی والدہ رونے لگیں، پھر فاطمہ کے گھر گئیں، اسے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگیں۔ جو رویہ اس نے اور اس کی بیٹی نے فاطمہ کے ساتھ کیا وہ بہت غلط تھا، اور اب اپنی خوشی سے اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ فاطمہ کا نکاح سادگی سے جمال سے ہو گیا تھا اور اسد بہت خوش تھا کیونکہ اسے باپ کی محبت مل گئی تھی۔ آہستہ آہستہ فاطمہ کے دل میں بھی جمال کے لیے محبت پیدا ہونے لگی کیونکہ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ جمال کے کاروبار میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہونے لگی۔ فاطمہ نے بہت جلد اپنے اخلاق سے جمال کی والدہ کا بھی دل جیت لیا تھا اور وہ بھی اسے بیٹیوں کی طرح چاہنے لگی تھی۔ زندگی میں خوشیاں پھر سے لوٹ آئی تھیں۔ کاش کہ ہر شخص جمال جیسی سوچ رکھے اور بیوہ متعلقہ کو اپنانے سے پہلے انہیں معاشرے کی نظر سے نہ دیکھے بلکہ شریعت کی نظر سے دیکھے۔ اگر آپ کو یہ فاطمہ کی کہانی پسند آئی ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہمیں حوصلہ افزائی ہوگی۔ شکریہ۔